नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ रहे आदिवासियों के वोटों के वर्चस्व की। सत्ता में बरकरार रहने का भाजपा का लक्ष्य हो या सत्ता में वापसी की कांग्रेस की कोशिशें, दोनों के लिए उम्मीदों का सूरज आदिवासियों के वोट बैंक से ही होकर गुजरता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ चल देगा, सत्ता के दरवाजे उसके लिए खुलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। बस अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पार्टियां प्रदेश की राजनीतिक और चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की जबरदस्त कवायद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जीत का सेहरा अपने सर बांधने के लिए आदिवासी वोटों को अपने खाते में डालने के लिए कवायद तेज कर दी है। भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल इलाके में दौरा कर रहे आदिवासियों को साथ कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि सीधी पेशाब कांड के साथ ही वर्तमान में आदिवासियों पर हुए कई अत्याचार के मामले भी सामने आए, जिसने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भाजपा की तरह कांग्रेस भी मिशन 47 पर ही काम कर रही है। मिशन 47 का मतलब है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटें, जिनको मिलने का सीधा सा मतलब है कि सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत करना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के आदिवासी इलाकों का विशेष ध्यान रखा गया था। बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे आदिवासी जिलों में राहुल गए थे। अब इसे कर्नाटक के नजरिए से देखें तो वहां की 15 आदिवासी सीटों में से भाजपा को एक भी जीत नहीं मिली। इसलिए बीजेपी की चिंता बढ़ना लाजमी है। बीजेपी का ट्राइबल एरिया पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ वर्ग उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल का दौरा कर चुकी है। आदिवासियों को साधने के लिए ही पैसा एक्ट को जोर शोर से लागू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का फीडबैक सत्ता और संगठन के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिल रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इस वर्ग के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसका असर फिलहाल दिख नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने आदिवासियों के बीच काम करके 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद 2008 और 2013 में आदिवासियों को साथ कर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। 2018 में आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ झुक गया। इसके चलते 15 साल बाद भाजपा की सरकार गई। हालांकि जीत का अंतर इतना कम था कि अगर आदिवासी सीटों पर भाजपा का कब्जा होता तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल था। आपको बता दें, प्रदेश के आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से कांग्रेस को 30 और भाजपा को 16 सीटें मिली। इन 47 सीटों को मिलाकर करीब 90 सीटों पर आदिवासी वोटरों का दबदबा है। प्रदेश की करीब 22% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। इसी वर्ग के वोटर सरकार बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए आदिवासियों को अपने पक्ष में करना जरूरी हो जाता है। भाजपा प्रतिनिधि के आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने से भाजपा बैकफुट पर है, तो इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर उन्हें अपने पाले में करने में जुटी है। यूं तो आदिवासी सीटों को खो देने का डर भाजपा को पहले से है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद में लगे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर विंध्य इलाके का रुख कर रहे हैं। चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए शिवराज सरकार 2 साल से आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में आदिवासियों के साथ संवाद करके बड़ा संदेश दिया। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस पर 5 गौरव यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत करने के साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खास जोर विंध्य इलाके पर है। बीजेपी इस इलाके में पिछले चुनाव के नतीजों को दोहराना चाहती है, मगर यहाँ आसान नहीं है। बीजेपी संगठन के पास भी इस बात का फीडबैक है कि इस क्षेत्र में पार्टी को पिछले चुनाव के नतीजे दोहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। यहाँ ऐसा इलाका है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस में सारा दारोमदार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के इर्द गिर्द आकर ठहर जाता है। बीजेपी में कई नेताओं के चेहरे सामने आते हैं, मगर उनका प्रभाव अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर 2 या 2 से ज्यादा विधानसभा सीटों तक नहीं है। विंध्य राज्य का वहां इलाका है जहां से वर्ष 2018 के
विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। यहाँ की 30 में से 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। इससे पहले 2013 में बीजेपी 17 सीटों पर आकर सिमट गई थी। हालांकि 2008 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ से 24 स्थानों पर जीत मिली थी। बीजेपी को मिले फीडबैक का ही नतीजा है कि गृह मंत्री अमित शाह का सतना दौरा हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा में सभा की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से ही जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की थी और देश के पहले विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशन हबीबगंज को गोंड रानी कमलापति के नाम पर किया था। जनजाति नायकों के सम्मान के क्रम में ही स्वतंत्रता सेनानी मामा टाटिया भील की स्मृतियों को संजोकर नामकरण किए गए। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कई योजनाएं आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की है। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उन समूह की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्यधारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज भी अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूह से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय है जो देश में एसटी के रूप में मौजूद है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यहाँ देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।